मैं हूं कुमार संजय सर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज के टेस्ट सीरीज नंबर 3 है ये। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पीजीटी का जो है टेस्ट सीरीज मैं यहां पर लेकर के आया हूं। अभी तक पीजीटी के हमने 2 टेस्ट कंप्लीट किए हैं, आज ये तीसरा है। और इसमें वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है इंक्लूजन है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, सभी का है। क्योंकि पीजीटी और टीजीटी में थोड़ा सा अंतर इतना है कि पीजीटी में चूंकि हमारे पास 17 राइटर हैं तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा एक्सपर्ट जो भी पेपर डिजाइन करेगा, लेकिन टीजीटी में थोड़ा सा 4 राइटर हैं, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए वो सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, हमारा जो है टेस्ट सीरीज पीजीटी का टेस्ट सीरीज का जो बैच चल रहा है और लाइव सेशन भी ले रहे हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर एसआर कोचिंग क्लासेस का भी लिंक नीचे दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन पोएम हैज 6 लाइन स्टेंजा। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मतलब जो है ऑप्शन है जिसमें आप पाएंगे कि वो पोएम 6 लाइन्स में लिखी गई है। क्या वो रेप ऑफ द लुक्रेसी है, या फिर वीनस एंड एडोनियस है, या फिर लवर्स कंप्लेंट है, या फिर द पैशनेट पिलग्रिम है। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वीनस एंड एडोनिस। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं दूंगा, केवल आपको जो आपके एमसीक्यूज हैं वही मैं आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कराऊंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप हमारी पेड जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। यहाँ देखेंगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कॉल्ड द फर्स्ट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम बाय शेक्सपियर। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि शेक्सपियर महोदय जी के द्वारा ऐसी इनमें से ऑप्शन में दी गई ऐसी कौन सी पोएम है जिसे मेटाफिजिकल पोएम कहेंगे, और यह पहली ऐसी पोएम होगी जिसको शेक्सपियर महोदय जी ने लिखा है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेटाफिजिकल पोएम है? क्या वो वीनस एंड एडोनिस है, या फिर लवर्स कंप्लेंट है, या फिर द फिनिक्स एंड द टर्टल है, या फिर द पैशनेट पिलग्रिम है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैशनेट पिलग्रिम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। इन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको अलग ही प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है हु एट्रीब्यूटेड दीज लाइंस टू शेक्सपियर। ये नीचे लाइंस दी गई हैं और इन लाइंस को किसने लिखा है? शेक्सपियर महोदय जी के लिए पूछा जा रहा है। टू ड्रॉ नो इन एवी शेक्सपियर ऑन द नेम एम अदर्स एम्पल टू दाई बुक एंड फेम। ये लाइंस जो है किसने लिखी हैं? क्या वो ड्राइडन है, क्या वो शैली है, या वर्ड्सवर्थ है, वेन जॉनसन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेन जॉनसन। और ये लाइंस ली गई हैं टू माई बिलव्ड, ठीक है, थ्रू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड शेक्सपियर। वेन जॉनसन जी की एक पोएम है, उसी में ये लाइंस जो है ली गई हैं। चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ बोला गया है, लिखा है कि हु रोट दीज लाइंस। अब ये जो लाइंस देख रहे हैं किसने लिखी हैं? ट्रुथ मे सीम बट कैन नॉट बी, ब्यूटी ब्रैग बट इट्स नॉट शी, ट्रूथ एंड ब्यूटी बरीड बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लाइंस जो हैं किस पोएम से ली गई है? ठीक है ना, क्या वो शेक्सपियर महोदय जी ने मतलब लिखा है, या फिर फ्रॉस्ट महोदय जी ने लिखा है, लैम ने, या शैली ने? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है लिखा शेक्सपियर महोदय जी ने है। और इनकी वो कौन सी पोएम है तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं खुद ही। तो ये है फिनिक्स एंड द टर्टल, द फर्स्ट मैथाफिजिकल पोएम बाय विलियम शेक्सपियर महोदय। उसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि टेस्ट सीरीज है। देखिए टेस्ट सीरीज का मतलब टेस्ट सीरीज होता है। अब इसको मैं क्लास में कन्वर्ट नहीं करूंगा कि इस टेस्ट सीरीज को मैं 50 मिनट का बना दूं। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज एज अ टेस्ट सीरीज है, उसको आप लगाइएगा। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। विच शेक्सपियरियन कॉमेडी इन्वॉल्व मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्वाइंस। मतलब ये है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ऐसी वह कौन सी कॉमेडी है जिसमें मिस्टेकन आइडेंटिटीज की बात की गई है और अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्वाइंस की बात की गई है? तो देखिए ऑप्शन और बताइए कौन सा होगा। क्या वो अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम है, या फिर एज यू लाइक इट है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग है? तो अब इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी तक का कहीं किसी भी पेपर में नहीं दिया गया, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये जो हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ये हम जो लगवा रहे हैं अपने बच्चों को, ये वो है। ठीक है ना, और ये खुद मैं अपने आप डिजाइन करता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। लिखा है विच शेक्सपियरियन प्ले एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ पावर। इसमें ध्यान देना है, ये आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा शेक्सपियर का प्ले जिसमें थीम ऑफ पावर दिया गया हो, एम्बिशन की बात की गई हो, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की बात की गई हो, ऐसा कौन सा है? और
लास्ट में आपको इस जो है साइन भी मिल जाएगा। एट द प्रोटैगनिस्ट मर्डर्स हिज वे टू द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। तो कहने का मतलब स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठने वाली बात किस वाले प्ले में है, तो आप समझ ही जाएंगे। क्या वो थैलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, हैमलेट है? तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैकबेथ। आपको बताना है कि शेक्सपियर का वह ऐसा कौन सा प्ले है जिसको स्कॉटिश प्ले के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले इज नोन एज अ स्कॉटिश प्ले, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ देखेंगे द हैमलेट, ठीक है, कंटेन्स द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी। ये हमको पता है कि सबसे फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी। इसका मतलब क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर एक्सप्रेस करता है टू बी और नॉट टू बी को? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि हैमलेट कंटेम्पलेट्स वेदर टू मैरी ओफेलिया। हैमलेट यहाँ पर ये विचार करता है कि उसे शादी करनी चाहिए ओफेलिया के साथ में। इन लाइन्स के साथ में ये टू बी और नॉट टू बी को लेकर के बताया गया है। हैमलेट पॉन्डर्स हिज ऑप्शन फॉर स्केपिंग द किंगडम। या फिर हैमलेट जो है इन लाइन के थ्रू बता रहा है कि वो सोच रहा है कि वो किस तरीके से किंगडम को छोड़ करके भाग जाए। ऑप्शन नंबर सी में है हैमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। हैमलेट यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है कि भाई आखिर क्यों, अस्तित्व क्या है, मतलब नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे अस्तित्व का प्रकार क्या है, क्यों हम यहाँ पर। एंड द कंटेम्पलेशन ऑफ सुसाइड, और उसको ये सोचते हुए जो है सुसाइड को लेकर के उसके दिमाग में बातें आ रही हैं। क्या ये है? हैमलेट डिबेट्स वेदर टू कन्फ्रंट हिज फादर्स घोस्ट। या फिर वो ये सोच रहा है कि हैमलेट के फादर का जो घोस्ट है उसके किस तरीके से उसके साथ लड़ा जाए या डिबेट की जाए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के वो मेडिटेट कर रहा है। तो क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हैमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को लेकर के, और दूसरा उसके मन में सुसाइड के विचार आ रहे हैं। ठीक है ना। आगे यहाँ पर पूछा गया है हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो ये तो पेपर में आ चुका था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है? कि जॉन क्लेयर हैं, चार्ल्स लैम्ब है, सैमुअल रॉजर्स हैं, थॉमस लेप्रिकॉक हैं। आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स लैम्ब। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न भी मैं इसलिए इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि कोई भी पेपर एकदम टफ नहीं बनता है। पहले इजी आएगा, फिर इजी टू मॉडरेट आएगा, देन मॉडरेट टू टफ। तो कहने का मतलब है 20 to 30% आपकी बेसिक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद में फिर लेवल बढ़ेगा, फिर मॉडरेट आएंगे, उसके बाद में 80 के बाद में जब आप देखेंगे 80-90 के बाद में फिर आपका टफ वाला जो है एरिया शुरू हो जाएगा, वहाँ से टफ बनेंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में बनाए जाएंगे। तो टफ वाले टफ के हिसाब से हैं और बेसिक क्वेश्चन बेसिक के हिसाब से। यहाँ पूछा गया हु इज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये किसने लिखा है? कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जो है ये किसने लिखा है? क्या वो एडिशन है, कॉलिंस है, अर्नोल्ड है, हेजलिट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी, हेजलिट। ठीक है, हेजलिट, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर। आगे पूछा गया हु सेड शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये कई बार पूछा गया तो सबको पता होगा। मार्लो, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ड्रेडन। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बेन जॉनसन महोदय जी ने। अब इसे पूछा गया विलियम फॉकनर का फुल नेम पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा? विलियम जेम्स फॉकनर होगा, या फिर विलियम रॉबर्ट फॉकनर होगा, या फिर विलियम हेनरी फॉकनर, या फिर विलियम कुथवर्ड फॉकनर? तो ये भी इस प्रकार से प्रश्न बना लेते हैं, फुल नेम पूछ लेता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विलियम कुथवर्ड फॉकनर। अब इसे पूछा गया है कि फॉकनर के जो नॉवेल से बेसिकली किस इमेजिनरी प्लेस पे सेट हैं वो इसमें पूछा जा रहा है। और उनके इमेजिनरी प्लेस का नाम तो यहाँ पर दे भी रखा है, यौकानपट्टवा काउंटी। इसमें इनके जो है फॉकनर के सारे नॉवेल्स जो है वो कह सकते हैं सेट हैं। तो इनमें वह कौन सा ऐसा वर्क है जो यौकानपट्टवा काउंटी जो है वो मेंशन किया गया था? ठीक है, तो क्या वो ग्रेट गेट्स बाई है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, या फिर लाइट इन अगस्त है, या फिर द ग्रेप्स ऑफ रैथ है? तो आंसर हो जाएगा सी, द लाइट इन अगस्त। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले यौकानपट्टवा जो है ये इनका फिक्शनल टाउन है, जैसे हार्डी का विसेक्स है और शैली का ससेक्स है और आर के नारायण का मालगुड़ी है, वैसे इनका यौकानपट्टवा है ये। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई विलियम फॉकनर महोदय जी को कितनी बार जो है पुलित्जर प्राइज मिला है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो क्या आंसर हो जाएगा? ट्वाइस। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। द राइवर्स 1963, अ फेयरवेल 1954। ठीक है, 2 बार इनको मिला है। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला है और कब कब मिला है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा फीमेल कैरेक्टर है द साउंड एंड द फरी में जो रिप्रेजेंट करता है मोरल डिक्लाइन को कम्पसन फैमिली की? तो क्या वो कैडी है, दिलसे है, क्विंटीन है, कैरोलाइन है?
लगभग ये सारे करेक्टर इसी में से हैं, लेकिन आपको मेन करेक्टर चुनना है फीमेल, जो मोरल डिक्लाइन है वो कम्पसन फैमिली का उसे रिप्रेजेंट करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैडी। अब ये ध्यान देना, अगर ये प्रश्न बना दिया जाए कि कम्पसन फैमिली किस वाले नॉवल में मेंशन की गई, तो साउंड एंड द फरी हो जाएगा आपका ऑप्शन, बस। अब इसमें पूछा गया द साउंड एंड द फरी जो है बेसिकली ये टाइटल कहाँ से लिया गया, कौन सा शेक्सपियर का ऐसा प्ले है, तो क्या वो हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर, ओथेलो, तो आंसर हो जाएगा बी, इट्स मैकबेथ। तो ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कुछ जो मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। विलियम फॉकनर वर्क्स ऑफन डेल्ट विद थीम्स। अब इसमें थीम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विलियम फॉकनर के बहुत जो मैक्सिमम जो नॉवेल्स हैं उनका थीम बेसिकली क्या रहता होगा। जैसे चार्ल्स डिकेंस का आप सभी जानते हैं, क्या भाई, ऑर्फन है, क्राइम्स है, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिले है, वो सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। वैसे इनके नॉवल में क्या मिलेगा, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अर्बन लाइफ और मॉडर्निटी की बात करते हैं, या फिर सोशल डिके एंड मॉरल कन्फ्लिक्ट इन द अमेरिकन साउथ की बात करते हैं, या फिर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा सी। इसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ध्यान क्या रखना, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि विलियम फॉकनर महोदय जी ने अमेरिका के किस पार्ट को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है नॉवेल्स लिखे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा, देखो अमेरिकन पहले लगा लो, फिर या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट। तो याद रखना अमेरिकन साउथ जो है ये वाला एरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार से प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पूछा गया है ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से फॉकनर महोदय ने अटेंड तो किया लेकिन डिग्री उन्होंने जो है क्या नहीं ली थी, तो क्या अभी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो है कैम्ब्रिज है, मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा है, तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अब इसको पढ़िए, लिखा है फॉकनर्स राइटिंग इज रिनोन्ड फॉर एक्सप्लोरिंग विच अमेरिकन रीजन। तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, आप देखिए बताइए। चलिए ओबियसली इसका आंसर हो जाएगा सी, द अमेरिकन साउथ, बताया था अभी आपको। अब इसमें पूछा गया है किड्स जो हैं ट्रेंड एंड क्वालिफाइड थे एज, मतलब क्या है वो, क्या वो लॉयर थे, इंजीनियर थे, सर्जन थे, टीचर थे, ऑब्वियसली हमको पता है सर्जन थे वो, ही वॉज एन फिजिशियन, ठीक है। एपोथेकेरी, आपको बस इतना बता देना है कि उन्होंने जो एपोथेकेरी की जो उपाधि ली थी वो किस वाले कॉलेज से ली थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उनके साथ और एक भी बंदा था, वो कौन था, देखते हैं आप कितना बढ़िया पढ़ते हैं। अभी पूछा है कि भैया जी होम जॉन कीट्स कॉल्ड डियर चाइल्ड ऑफ सॉरो या सन ऑफ माइजरी, ये वाले फ्रेज याद रखना, ये पूछा जा सकता है ये किसने लिखे हैं, किसने लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। किसको लिखे हैं तो वो बताना है, क्या वर्ड्सवर्थ को, रॉबर्ट बर्न्स को, हार्डी को, चैटरटन को, तो आंसर हो जाएगा डी, थॉमस चैटरटन। ठीक है ना। टू चैटरटन, इन्होंने एक सोनेट लिखी है जो चैटरटन को जो है डेडिकेटेड है, और उसी में ये लाइन्स हैं, वो इसी में इनको बोला गया डियर चाइल्ड ऑफ सॉरो और सन ऑफ माइजरी। अब यहाँ पर बताना है कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में कौन सा जो है पोइट शामिल नहीं है, हंट है, कीट्स हैं, सैली हैं, कॉलेज है, तो ये तो पता ही होगा आपको, कॉलेज। अब आपको बताना है कि वाई, या कह सकते हैं हाँ, वाई जॉन कीट्स वाज कॉल्ड अ कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का मेंबर उनको क्यों बोला गया है, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, क्या है ये आप एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया था वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस, ये भरना है आपको यहाँ पर, इसके आगे क्या आएगा, और न्यू लव पाइंस एट देम बियॉन्ड टू, क्या आएगा, आइज एंड इवनिंग आएगा, मारो एंड स्माइल आएगा, आइज एंड मारो आएगा, फेस एंड मारो आएगा। ये लाइन भरनी है, रोड टू नाइटिंगेल की है, ये आप पढ़ लीजिएगा, फेमस लाइन है, इसीलिए जब भी कोई पोएम फेमस होती है, जब भी कोई पोएम फेमस होती है तो वहाँ से हमसे एज अ फिलर पूछा जा सकता है। फिलर नहीं आएगा तो आपको ये लाइन याद ही रखनी चाहिए कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा सी, आइज एंड मोरो, ठीक है। आगे ध्यान देना है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो नाइटिंगेल से नहीं ली गई, ओड टू नाइटिंगेल से। आप जानते हैं 5 ग्रेट ओड्स हैं जॉन कीट्स के, उसी में से ओड टू नाइटिंगेल आता है, और उसी में किसी में जो है एक्सट्रैक्शन रखे गए हैं, कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट है ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, तो भैया ये है। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, तो ये भी है। अब ये ध्यान देना, ये फीट भरवा सकता है, ठीक है, याद रखना, फ्लावर्स आर एट माई फीट आएगा, भरवाएं तो फीट लिखना वहाँ पर है। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, तो ये सब के सब सही है इसमें, ऐसा कोई नहीं जो इसमें गलत हो, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका।
आगे यहाँ पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो चूज करना है। एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सेट होगा इस जगह पर जो स्पेस है, क्या वो बेल है, क्या वो डे है, या सी है, फिर मून। मतलब फॉर लोन द वेरी वर्ड इज लाइक आ बेल डे सी मून, क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ए बेल, यहाँ पर हो जाएगा बेल, घंटी वाला। आगे देखेंगे लिखा है कि हु कंपोज दीज लाइंस दाउ वाजंट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड्स, मतलब ये किसने लिखा है ये लाइन कि दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। तो पहले तो एक बात ये समझ लेने कि इमोर्टल वर्ड किसको लगाया गया है, मतलब क्या वो लिनेट को है, क्या वो थ्रोस्टल वर्ड को है, क्या वो स्काईलार्क को है, क्या वो नाइटिंगेल को है। तो अब इसलिए आपको समझ में आना चाहिए ये जो है नाइटिंगेल को है। और ओटो नाइटिंगेल किसने लिखा है, तो हमको पता है किसने लिखा है, कीट्स महोदय जी ने। तो आंसर सी सही हो जाएगा इसका। अब इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली ओड टू वेस्ट विंड के बारे में सही नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ, तो ये पूछा गया है कि ओड टू वेस्ट विंड इज द पोएम रिटन इन 1890, ये लिखा गया है 1819 में। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, क्या इसमें 5 सेक्शन हैं कि नहीं है। द फर्स्ट 4 स्टेंजा ऑफ ईच सेक्शन आर टर्सेट, जो पहले 4 स्टेंजाज हैं वो टर्सेट में लिखे गए हैं। शैली रोड द पोएम इन पेरिस, तो ये आंसर हो जाएगा डी, इन्होंने पेरिस में इसको नहीं लिखा था, ठीक है, बाकी सब सही है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वाज नॉट यूज्ड फॉर वेस्ट विंड बाय पीवी शैली, मतलब इसमें जो है वेस्ट विंड के लिए ओड टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड के लिए शैली महोदय जी ने कौन सा फ्रेज यूज नहीं किया है, वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने ब्रीथ ऑफ ऑटम बोला था वेस्ट विंड को, बोला था। वाइल्ड स्प्रिट बोला था, ठीक। एजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग बोला था, तो बोला था। एंजल ऑफ द सी नहीं बोला था कहीं पर भी, तो आंसर हो जाएगा डी, ये वाला नहीं। याद रखना ये इंडिविजुअली फ्रेज भी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ ध्यान रखना है आपको। आगे है कि इसमें से कौन सा जो है चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है, तो पहला है आर डिजर्टेशन अपॉन द रोस्ट, ये है। ओल्ड चाइना वर्क, इनका ये भी है। डिटैचमेंट स्लिप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी है। एंड इंट्रोडक्शन, ये इनका नहीं है, आपको पता होना चाहिए किसका है, कमला दास का है। तो ये जितने वर्क आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी वाले ऑप्शन में लगा लो 2025 के लिए ये वाला पेपर में आने वाला है, और या फिर ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये पूछा जा सकता है। डिटैच्ड स्लिप्स ऑफ क्रिटिसिज्म वर्क किसने लिखा है, तो चार्ल्स लैम्ब का है, याद रखना ये बात। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है कि लैम्ब के जितने भी एसेज हैं वो बेसिकली किस वाली मैगजीन पब्लिश हुए हैं, तो दुनिया जानती है लंदन मैगजीन में है। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है इनके एसेज जो हैं 2 कलेक्शंस में आते हैं, वो कब कब आते हैं, डेट के साथ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पूछा है हु वाज इलिया अंडर हुज नेम लैम्ब पब्लिश्ड हिज एसे, मतलब इलिया इसमें पूछा गया कौन है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए इलिया जो है इन्होंने कहाँ से टर्म लिया था, है कि नहीं। तो इनका जो कलेक्शन आप एसेज पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, क्या पाएंगे कि साउथ सी हाउस सबसे पहला उसी का एसे है, और साउथ सी हाउस से ही इनके कलीग थे, ठीक है, उन्हीं के नाम से जो है इन्होंने एलिया रखा था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लैम्स कलीग वर्किंग विद हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस, ठीक है, ईस्ट इंडिया हाउस, इनके साथ हम काम करते थे, वहीं से एलिया लिया है। तो आपको पता है चार्ल्स लैम्ब को क्या बोला जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट बोला जाता है। इनके एसेस जो हैं एलिया के नाम से जाने जाते हैं। और एक बात याद रखो, इन्होंने कहाँ, क्रिस्ट हॉस्पिटल में पढ़ाई की थी, ठीक है ना, बस। अब प्रश्न आ जाए इनमें से ऐसा कौन सा बंदा जिसने ईस्ट इंडिया हाउस में काम किया था, तो तब भी आंसर का चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है इट इज़ द मैन चार्ल्स लैम्ब दैट कॉन्स्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज राइटिंग वर्ड्स रिटन वर्ड्स, ये लाइन किसने बोली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चार्ल्स लैम्ब भी हैं जो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, जो अपने शब्दों का जो है चार्म बना के रखते हैं। क्या वो सैंड्सबरी हैं, कैनन आयंगर हैं, डिक्वेंसी है, हिज वॉकर है, तो आंसर हो जाएगा बी, कैनन आयंगर। अभी पूछा जा रहा है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है किसके कोलैबोरेशन में चार्ल्स लैम्ब महोदय ने लिखा है, तो मैरी लैम्ब है, विलियम कैबोट है, हैजलिट है, बैरन है, तो आंसर हो जाएगा ए, मैरी लैम्ब। आगे बात करते हैं, पूछा गया है जो इनका लैम्ब का एक वर्क है प्रिंस डॉरस, ये क्या है, ये भी लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ये पूछा जा सकता है एक कॉमेडी है, फेरी टेल इन वर्स है, या टेल इन प्रोज है, या फिर नरेटिव पोएम, तो आंसर हो जाएगा बी, आ फेरी टेल इन वर्स। अब हमारे साथ में जुड़े रहेगा, लगातार पीजीटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा अभी यहाँ तक, ठीक है ना। तो लगातार वीडियो देखते रहिएगा, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन सा सही नहीं है। 1874 में इनका जन्म होता है, तो आप सबको पता ही होगा यार कि हाँ भाई होता है। फ्रॉस्ट फ्रेगमेंटरी रोट अबाउट द सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड, तो न्यू इंग्लैंड के बारे में उन्होंने लिखा है, तो बिल्कुल ये भी सही है यार।
ही स्टडीड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही रोट अ फ्यू प्लेज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़े हैं क्या? तो यार ये गलत हो जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। अभी क्या याद रखना, अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि न्यू इंग्लैंड पोएट किसे कहते हैं, तब भी क्या समझ में आएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही लगाना है। दूसरा प्रश्न आपको ये समझ लेना है कि इनकी जो पोएम है वो विजडम से और ह्यूमर से भरी हुई है। तो आप एक बार बताओ कि ये इन्होंने एक बार लाइन बोली थी कि माई पोएम स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद डॉट डॉट करके, बताओ आप क्या है वो। ठीक है, पढ़ा होगा तो बताइएगा। अब इसे पूछा गया कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा नहीं वर्क है, और वे आउट है, काउज इन द कॉर्न है, मतलब कौन सा प्ले नहीं है, याद रखना ये सब प्ले हैं। और उनमें ऐसा कौन सा प्ले है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, अ मास्क ऑफ मर्सी है, अ मास्क ऑफ अनार्की, तो डी आंसर हो जाएगा अ मास्क ऑफ अनार्की। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो बेटा, इस बार 110% इन्हीं ऑप्शन में से सीधा सीधा पेपर में फंसने वाला, ये याद रखना, इस सब जो दे रखे ऑप्शन इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा सीधा क्वेश्चन। अभी पूछा गया कि इनकी पोएम में जो है ह्यूमर और विजडम ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा गया ही राइट्स इन क्लासिक मीटर्स इन अ वे टू द टीथ ऑफ ऑल द पोएट्स ऑफ द ओल्डर स्कूल्स ऑन एज। ये जो है किसने बोला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में? कहने का मतलब ये कह रहा है कि वो क्लासिक मीटर्स में लिखते हैं इन अ वे टू सेट द टीथ ऑफ ऑल द पोएट्स, ठीक है, टू द ओल्डर स्कूल्स ऑन एज। तो आंसर हो जाएगा एमी लॉवेल। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं ये मोइंग जो है, मतलब ये पूछा गया इसका फॉर्म क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पोएम है मोइंग, ये क्या है? क्या ये सेस्टेना में है, नॉवेल है, सोनेट है, या फिर ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है? तो आंसर हो जाएगा सी, सोनेट। ठीक है, मोइंग क्या है, ये सोनेट। अब ये आप समझ रहे हैं, ये बहुत बार हमने पढ़ी पोएम होगी, इसको पढ़ो, किस मीटर में लिखी गई जल्दी बताओ। चलो आपको ये क्या पूछ रहा है, टेट्रामीटर में है या फिर हेक्सामीटर में है, हेप्टामीटर में है या पेंटामीटर में है? ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लो। इसका आंसर हो जाएगा ये टेट्रामीटर में लिखी गई है। अब ये पूछा जा रहा है, ये जो है इसको लाइन कंप्लीट कीजिए कि देयर इज समथिंग समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ऑ डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा यहाँ पर? फेंस, वॉल, वेल, लैंड, तो आंसर हो जाएगा वॉल। अब ये कहाँ से लाइन ली गई है? पोएम आपने पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन पीजी में पढ़ाई गई होगी आपको, तो इस पोएम का नाम बताइए जहाँ से ये लाइन ली गई है, कमेंट बॉक्स में। गुड फेंसेस मेक्स अ गुड नाइबर्स, ये कौन कहता है? तो ये ऑब्वियसली फ्रॉस्ट कहते हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है, कौन सा ऐसा पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जहाँ से लाइन ली गई है। ये आपसे भरा सकते हैं कि गुड फेंसेस, ठीक है, मेक गुड नाइबर। अब आपको बताना है, पूछा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुड नाइबर्स बनाती है, तो याद रखना फेंसेस मेक गुड नाइबर्स। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न भरवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखिए। अब ये पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, क्या ये फ्री वर्स में लिखा गया? तो लिखा गया है। द पोएम कमेंट्स ऑन द रोल ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन के ऊपर कमेंट करती है, बिल्कुल सही बात है, और इंडियन कल्चर के ऊपर भी करती है। द पोएम इज मेड ऑफ 8 स्टेंजा ईच कंटेनिंग बिटवीन 3 एंड 18 लाइन। तो क्या भैया जी, ये भी सही है, इसमें राइमिंग है। तो कैसे होगा, जब फ्री वर्स में लिखा तो राइमिंग स्कीम कैसे आ जाएगी? नो मीटर नो राइम, पता है आपको, फ्री वर्स यही होता है। आगे पूछा गया इजकेल जो है ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहाँ के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं? लगा लो ये 2025 के लिए भाई साहब इस बार आएगा पक्का पीजीटी में। तो क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड कैम्ब्रिज है, यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडचेरी एंड ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडचेरी है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है? तो आंसर हो जाएगा सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडचेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं के विजिटिंग प्रोफेसर थे ये। अब ये किसने लिखा है? 3 प्लेज, या फॉकनर हैं, हार्डी हैं, वर्ल्ड विटमैन है, एजिकल है? तो आंसर हो जाएगा डी, निस्सिम एजिकल। लगाओ 2025, इसमें जहां लगा दिया इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ जाएगा, सब के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। विच वन इज द फर्स्ट नॉवेल बाय विलियम फॉकनर, कौन सा पहला नॉवेल है फॉकनर के द्वारा? सोल्जर्स प्ले मॉस्किटोज द राइवर्स द साउंड एंड द फरी, तो आंसर हो जाएगा ए, सोल्जर्स प्ले पे। अब यहाँ पूछा गया है कि ऐसा इनका कौन सा नॉवेल है जिसको 15 डिफरेंट नरेटर्स ने डिस्क्राइब किया है, नरेट किया है, ये कौन सा है? सेंचुरी है, लाइट इन अगस्त है, एज ए ले डाइंग है, या फिर द साउंड एंड द फरी? तो आंसर हो जाएगा सी, एज ए ले डाइंग। इसमें 15 डिफरेंट नरेटर्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हेंचार्ड मेट हिज वाइफ, कितने साल बाद हेंचार्ड की मुलाकात अपनी पत्नी से होती है और अपनी बच्ची से होती है? 18 साल बाद, 20 साल बाद, 21 साल बाद, 27 साल बाद? तो आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। अब आपको बताना है कि माइकल हेंचार्ड ने
कसम खाई थी कि ये वाइन को टच नहीं करेगा कितने साल तक। ये पूछा गया हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर देयर इन द वुडलैंडर। वुडलैंडर एक प्ले है और नॉवेल है हार्डी जी के द्वारा। तो इसमें कितने जो है वॉल्यूम्स हैं? 5, 6, 3, 4। तो आंसर होगा सी 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है फुल टाइटल बताइएगा हैंड ऑफ इथलबेर्टा का। क्या पूछा है ये भी आप जान रहे हैं, थॉमस हार्डी महोदय जी के द्वारा है। तो इसका फुल टाइटल क्या है? कॉमेडी इन चैप्टर्स है, कॉमेडी इन वॉल्यूम्स है, कॉमेडी इन 3 चैप्टर्स है, कॉमेडी इन 3 एक्ट्स है। तो आंसर हो जाएगा ए, कॉमेडी इन चैप्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, पेपर में इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की टेस्ट सीरीज का। अगर आपको टेस्ट हमारा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना कतई ना भूलें, ठीक है। जितना आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे हम, और आपके लिए इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। इससे पूछा गया है मुल्क राज आनंद का जो है ऐसा कौन सा लिटरेरी मैगजीन जिसको मुल्क राज आनंद जी ने फाउंड किया हो? क्या वो स्टार है, द पोएट्री इन इंडिया है, मार्ग है, द यूएस्ट? तो आंसर हो जाएगा सी, द मार्ग। 2025 के लिए प्रत्याशित क्वेश्चन है, पीजीटी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मैगजीन है जिसको मुल्क राज आनंद जी ने फाउंड किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्ग। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपने आज की टेस्ट सीरीज में लगाए हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।